तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज की इसमें बात करेंगे क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव मॉडल सेट नंबर 1 की। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर देखेंगे। इसके बाद में सब्जेक्टिव और सेकंड और थर्ड का भी ला दूंगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मॉडल पेपर है। तो जितने भी प्रश्न बनेंगे सारा का सारा हम लोग देखेंगे और एक एक समझने का प्रयास भी करेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, पहला जो आपका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा ना, इस प्रकार से इस गद्यांश को पढ़ना है। यहाँ से आप यहाँ तक गद्यांश को पढ़िए और 1 से लेकर 4 का उत्तर आपको यहीं से मिल जाने वाला है। ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। अगर मैं अभी पढ़ता हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसी के लिए मैं आपको आंसर ही डायरेक्ट बता देता हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश के लिए निम्न में से कौन सा शीर्षक उपयुक्त है। ठीक है, तो इस गद्यांश को जब पढ़िएगा दोस्तों तो आपका उपयुक्त शीर्षक है ना, वो आपका साहित्यिक और समाज हो जाएगा। ठीक है, तो बार बार यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, साहित्यिक और साहित्य के विषय में और समाज के विषय में उल्लेख किया गया। ठीक है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों साहित्यिक और समाज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की बात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि साहित्यकार के मन के लिए निम्न में से कौन सा विशेषण प्रयुक्त किया गया। ठीक है, विशेषण जो प्रयुक्त किया गया दोस्तों वो किया गया है आपका संवेदनशील। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिखाई दे रहा है दोस्तों, संवेदनशील आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। तो तीसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि साहित्यकार सत्य को, ठीक है, पाठक के समक्ष कैसे रखता है। तो साहित्यकार दोस्तों जो रखता है ना, इन ऑप्शन में से बात कर सकते हैं। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है आप सभी को। ठीक है, कभी कल्पना के रंग में भरकर, यही आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, थर्ड का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। चौथा नंबर जो आपके यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि साहित्यकार और समाज का संबंध कब दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें जो दिखाई पड़ता है ना, वो आपका मन की बात समाज को सुनाता है तब। ठीक है, कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे थर्ड दिखाई दे रहा है आप सभी का, मन की बात समाज को सुनाता है तब। चलिए ये हो गया आपका गद्यांश वाला। अब इस प्रकार से कुछ काव्यांश है, इसको भी आपको रीड करना है, मैंने कर रखा है, डायरेक्ट मैं आपको आंसर ही बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5वां नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है कि काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो ये जो काव्यांश है इसका उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो इसका आपका हो जाता है वीरों को, ठीक है, मेरा प्रणाम। क्या दोस्तों, वीरों को मेरा प्रणाम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए छठा प्रश्न की यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कवि किन वीरों को प्रणाम करता है। ठीक है, तो कवि जो है ना दोस्तों वो 1 2 3 यानी कि तीनों को ही प्रणाम करता है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन, तो मस्तिष्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा गया है दोस्तों, नहीं। ठीक है, तो आपका ललाट भी होगा, माथा भी होगा, पेशानी भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है आपका, तो नहीं, आपका नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाता है। 8वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कवि ने भारत के माथे का लाल चंदन किने कहा है। ठीक है, तो 8 का ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है दोस्तों, देश की देवी पर, ठीक है, प्राण न्यौछावर करने वालों को ही ये भारत का लाल चंदन कहा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड। अब हम लोग देखेंगे ये आपका जो अभिव्यक्ति और माध्यम वाला है, यानी कि खंड ख, यहाँ से आपका 10-15 नंबर रहने वाला है। ठीक है, 10 नंबर तो आपका यहीं से रहता है। ठीक है, क्लियर हो जाना है। चलिए अब स्टार्टिंग करते हैं, अब मजा आने वाला है। उससे पहले चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पूरा का पूरा 12th का तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन प्रकार से करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे 9वां प्रश्न की देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जनसंचार माध्यम में से सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पुराना माध्यम पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो आपका सबसे पुराना हो जाएगा प्रिंटिंग माध्यम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको याद रखना प्रिंटिंग माध्यम आपका सबसे पुराना माध्यम होता है। बाकी बात इंटरनेट हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, ये सब तो अभी के हैं। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा समाचार के छाप, ठीक है, काकरों के सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे जो नहीं पूछा गया है, तो ये नहीं जो होगा दोस्तों जैसे नहीं होगा। बाकी बात आपका क्यों और क्या और कहाँ, ये तीनों होंगे, लेकिन जैसे आपका नहीं होने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए 11वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन, ठीक है, कौन कौन कविता के महत्वपूर्ण घटक है। तो कौन है दोस्तों, आपका भाषा भी है, शैली भी है और बिंब भी है, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है आपका, ये सभी के सभी आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए 12वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि टेलीविज़न कैसा माध्यम है। टेलीविज़न जो है ना दोस्तों, ये एक क्या है,
दृश्य एवं सर्वे दोनों ही माध्यम, ठीक है। आपको अगर बोला जाए, देखिए टेलीविज़न यानी कि उसमें क्या होता है, हम उसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इसीलिए वो दृश्य और श्रव्य माध्यम आपका होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ठीक है। अब बात करेंगे 13वां प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि फीचर किस शैली में लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। फीचर जो लिखा जाता है दोस्तों वो कथानात्मक शैली में लिखा जाता है या फिर मनोरंजन। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है, ठीक है, कथानात्मक शैली। चलिए 14वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि समाचार किस शैली में लिखा जाता है। तो समाचार है ना दोस्तों, वह उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिखाई दे रहा है आपका उल्टा पिरामिड शैली सही से उत्तर हो जाता है। 15वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR की विविध स्थापना कब हुई थी। देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी ना दोस्तों सन 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है आप सभी का 1936 करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया था प्रश्न, ठीक है। चलिए 16वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला था, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा गोवा में सबसे पहले खुला था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले साल के भी पेपर में ये आपका था, ठीक है। तो इसको कर लें, गोवा को कर ले, सबसे पहले छापाखाना गोवा में ही खुला था। चलिए 17वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि एंकर वाइट में वाइट का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे वाइट का अगर अर्थ की बात कर सकते हैं दोस्तों तो वो हो जाएगा कथन। क्या होगा दोस्तों, कथन। तो आपका ऑप्शन में जो थर्ड दिखाई दे रहा है आप सभी को सी कथन आपका सही उत्तर हो जाता है। 18वां प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में इंटरनेट का प्रथम दौर कब से कब माना जाता है। तो देखिए दोस्तों इंटरनेट का जो प्रथम दौर माना जाता है वो आपका 1993 ईस्वी से माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे फर्स्ट दिखाई दे रहा है आप सभी का सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए तो अब बात करेंगे 19वां प्रश्न की दोस्तों। तो 19 से लेकर 22 के जितने प्रश्न उत्तर आपको इसको फिर से पढ़ना है और आपको यहाँ पे आंसर मिल जाने वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मुझ भाग्यन की तू संभल, यानी कि ये जो दोस्तों लिया गया है ना वो सरोज स्मृति से लिया गया, देखने से पता चल जाता है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेना नहीं है। तो देखिए दोस्तों चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हर एक क्वेश्चन को आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। तो आपको पहले तो मॉडल पेपर आपको मैं करवाने वाला हूँ और मॉडल पेपर के साथ साथ आपका क्वेश्चन आंसर भी करवाया जाएगा, वो भी हर एक चैप्टर का एक एक करके, ठीक है। तो आपको टेंशन लेना नहीं है। चलिए 19वां प्रश्न की देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रस्तुत काव्यांश में, ठीक है, कन्या तू किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो ये जो दोस्तों किया गया था वो सरोज के लिए किया गया है, ठीक है। यानी कि 19 का ऑप्शन नंबर जो बी दिखा दे सरोज आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए 20वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गत कर्मों का अपकरण कर्म में कर्मों से तात्पर्य है। तो ये जो तात्पर्य है दोस्तों वो पिता कर्म की, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। 21वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि संबल शब्द का अर्थ है। तो देखिए दोस्तों संबल का अर्थ होता है सहारा, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, सहारा। ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए 22वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है। तो इसके जो कवि होते हैं दोस्तों वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी होते हैं, ठीक है। तो 22 का ऑप्शन में जो बी दिखा देता है निराला जी आपका सही से उत्तर हो जाता है और निराला जी की पुत्री था सरोज, ठीक है, याद रखना है। चलिए 23वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया। देखिए दोस्तों तो मैंने चैप्टर वाइज का वीडियो करा रखा है, अगर आप सभी ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। आपका चैप्टर 1 हो चुका है, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखिए दोस्तों देवसेना का जो गीत है दोस्तों वो जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं और ये जो दोस्तों लिया गया है ना वो आपका स्कंदगुप्त से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही से उत्तर होगा, ठीक है। बात करेंगे 24वां प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि केदारनाथ सिंह कृत दिशा कविता का मूल संदेश किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये जो संबंधित है ना ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है बाल मनोविज्ञान आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए 25वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है कि रघुबर सहाय कृत तोड़ो कविता में तोड़ो शब्द का किस संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। तो तोड़ो का जो यहाँ पे प्रयुक्त किया है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सेकंड थर्ड दिख रहा है आप सभी को बाधा आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए 26वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है कि सखी है कि पुंची अनुभव मोए, ठीक है, से प्रीति अनुराग वनि तिल तिल ना नूतन होए। तो इस पंक्ति में कवि जो कहते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो कवि आपका ये है ना इन ऑप्शन में से बात कर सकते हैं। तो 26 का ऑप्शन जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, विद्यापति आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। क्या दोस्तों विद्यापति। चलिए और अगला प्रश्न की बात करेंगे। तो 27वां प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस किस भाषा में है।
तो देखिए दोस्तों, ये जो भाषा है दोस्तों 27 का डी हो जाएगा अवधी भाषा में, ठीक है। तो अगर आपको संस्कृत, मैथिली, ब्रज मिलता है तो ये आप गलत कर सकते हो। तो आपको ध्यान में रखना है जो तुलसीदास द्वारा कृत जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखा गया, और रामचरितमानस को लेकर अभी कुछ विवाद भी चल रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है वो क्या अवधी भाषा में लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे तो 28 से 31 का प्रश्न फिर आपको उत्तर इस प्रकार से मिल जाने वाला है। इसको फिर रीड कीजिए, बाल गोविंद भगत वाला है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं है, कुछ कुछ तो यहीं से मिल जा रहा है। 26वां हो गया, 27वां हो गया, 28वां की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए कि प्रस्तुत जो गद्यांश है इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों आप सभी को पता ही है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु जी, ठीक है। तो 28 का ऑप्शन नंबर 3 फणीश्वर नाथ रेणु इसके लेखक है। चलिए 29वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि हरगोविंद का कार्य क्या था। तो हम सभी को पता है दोस्तों, जो हरगोविंद का जो काम था वो संवाद पहुंचाना था, यानी कि वो एक संवादिया था। देखिए अभी जिस प्रकार से फ़ोन हो गया है और पोस्ट मास्टर के द्वारा हम किसी अपने चीज़ों को एक दूसरे के माध्यम से पहुंचाते हैं, तो उस प्रकार से पहले संवादिया हुआ करता था, वो पहुंचाता। अभी फ़ोन हो गया तो इसीलिए किसी फ्रेंड को या तो फिर किसी रिलेटिव को हम लोग फ़ोन कर देते हैं तो डायरेक्ट उसको समाचार पहुंच जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, ठीक है। पहले पोस्ट मास्टर के जरिए या तो फिर संवादिया के जरिए ये पहुँचाया जाता था। संवादिया का कार्य होता था कि वो आपका बात को सुन के हूबहू अगला वाला जाकर वो बताता था, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रोम रोम, ठीक है, कल्पने लगना का अर्थ है। तो इसका अर्थ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अत्यधिक दुखी होना दोस्तों। क्या दोस्तों? अत्यधिक दुखी होना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 31वां प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो हम सभी को पता है दोस्तों, ये जो लिया गया है वो संवादिया से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित कुटुज किस विधा की रचना है। तो दोस्तों ये जो विधि है ना दोस्तों, निबंध है, ठीक है। क्या है विधा? निबंध है, तो ऑप्शन नंबर बी। 33वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ममता कल्याकृत दूसरा देवदास कहानी में किस स्थान को केंद्रित रखा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी दोस्तों, आपको सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानिए, ठीक है। तो इसमें जो वर्णन किया गया है, जो केंद्र स्थान की अगर बात कर सकते हैं तो हर की पौड़ी स्थान यहाँ पे वर्णन किया गया है, ठीक है। तो चैप्टर का हर एक क्वेश्चन करवाया जाएगा, टेंशन नहीं है, नहीं आप सभी को, वो तो आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही करवाया जाएगा। चलिए तो 34वां प्रश्न पूछा गया, क्या जा रहा है कि असगर वजाहत द्वारा लिखित लघु कथा शेर, ठीक है, में शेर किसका प्रतीक है। तो शेर के अगर प्रतीक की बात कर सकते हैं तो व्यवस्था का प्रतीक है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आपको जितने भी लघु कथाएं हैं इनके द्वारा लिखे उन तीनों को देखना है आपको, ठीक है। तो चलिए तो इसमें शेर का जो प्रतीक है वो व्यवस्था का प्रतीक बताया गया है। 35वें प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सुमेरनी के मन के पाठ के संबंधित लघु निबंध नहीं है। तो नहीं है पूछा गया है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहचान। बाकी बात आपका जो इस प्रकार से बालक बच गया एक था, ठीक है, घड़ी के पुर्जे दो भी था और ढेले चुन के तीनों था। तो इसमें टोटल मिला के 3 थे, ठीक है। तो बालक बच गया, ये भी आपको बहुत अच्छा ध्यान रखना है। घड़ी के पुर्जे भी हो जाएंगे और ढेले चुन लो, तो ये भी होगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो नहीं होगा, ठीक है। चलिए 36वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है। तो देखिए दोस्तों, इसके जो रचनाकार है वो है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही उत्तर हो जाता है। 37वां प्रश्न की बात करेंगे। 37वां प्रश्न पूछा गया है कि पाठ्यपुस्तक में संकलित, ठीक है, स्मरणात्मक ठीक है, निबंध प्रेमघन की छाया स्मृति में भारतेंदु मंडल की किस प्रमुख रचनाकार को चर्चा की गई है। तो इसमें दोस्तों जो की गई है ना वो रामचंद्र शुक्ल जी की गई है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही उत्तर होता है। 38वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे भी पूछा गया कि जहाँ कोई वापसी नहीं में किस स्थान विशेष की चर्चा है। तो यहाँ पे किस स्थान की चर्चा है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका क्या गया है, सिंगरौली की, ठीक है। आपने अगर बुक को बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ी हो तो आपको पता चलेगा सिंगरौली की यहाँ पे बात उठाया गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान में, तो पढ़ने वाले बच्चों को याद दिए। चलिए 39वां प्रश्न की देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई।
तो ये जो उपाधि दी गई है दोस्तों वो गुलेरी जी को दी गई है। ठीक है, किसे दोस्तों? गुलेरी जी को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आज का अंतिम प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम लोग सेकेंड मॉडल पेपर में मिलेंगे। ये आपका मॉडल पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो ये जो दिया गया है दोस्तों वो आलोक पर्व के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैं आप सभी को सेकेंड मॉडल पेपर का उत्तर बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर चाहते हो आप कि मेरा पूरा का पूरा सब्जेक्टिव करवाया जाए तो आपको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है, एक प्यार से कमेंट करना है और मैं आप सभी को सब्जेक्टिव भी बता दूंगा। ठीक है, तो क्योंकि एक ही वीडियो में संभव नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं बहुत ही एक ही करके प्रत्येक वीडियो को लाने का प्रयास करता हूँ। तो इसी प्रकार से चैनल पर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को साथ करें। हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।